हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमने अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। यहाँ पर हम मैटर के पर्टिकुलेट नेचर के बारे में बात कर रहे थे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखे थे। क्या कॉन्सेप्ट थे? यानी कि मैटर से रिलेटेड काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर सीखी थी। सबसे पहले हमने ये पढ़ा यहाँ पर कि जो मैटर है, मैटर किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, अगर आपसे कहा जाए कि ये मैटर है या ये जो स्कार्फ है ये एक मैटर है, या कोई भी एक चीज है, या ये जो स्पेक्स है ये एक मैटर है, या आपके आसपास जो भी चीजें आपको दिख रही हैं वो सभी क्या है, मैटर है। तो आप कैसे कहोगे कि कौन सा मैटर? आप कहोगे कि राउंड चीजें भी मैटर है ना, तो ग्लास की चीजें भी मैटर है, ट्रांसपेरेंट चीजें भी मैटर है, ट्रांसल्यूशन चीजें भी मैटर है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स भी जो हैं वो भी मैटर है, यहाँ तक कि एयर जो दिखाई नहीं दे रही वो भी मैटर है। तो मैटर क्या ऐसा चीज है जिससे हम ये डिफाइन कर पा रहे हैं कि ये मैटर है? हर चीज को हम मैटर क्यों बोल दे रहे हैं? तो मैटर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मैटर के बारे में मैटर की डेफिनेशन होती है बच्चों, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, उसी को क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है। तो मैटर की डेफिनेशन हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इस डेफिनेशन को तोड़ करके इजीली बहुत अच्छे से समझा था कि क्या ये होता है, क्यों हम इसे मैटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख लेंगे जो आपको नोट कर लेनी है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस चलिए, तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिख दी है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, यानी कि जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जगह घेरता है, उसे मास, सॉरी, स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका मास होता है उसे कहा जाता है मैटर। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लिख लेंगे मैटर के। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं मैटर के? तो देखो, हमारे पास जो चेयर है, आपके आसपास जो चेयर रखी हुई है वो हो सकता है मैटर। आपके आसपास जो डस्टबिन है वो मैटर है। आपका जो पेन है वो भी मैटर है। आपका जो बैग है वो भी मैटर है। ठीक है, आपका जो वाटर है, पानी है, वो भी मैटर है। एयर है, एयर भी क्या है, मैटर। इसके अलावा अनेकों अनेक एग्जाम्पल होते हैं मैटर के, तो एक्सेट्रा लिख लेंगे। ठीक है, तो ये काफी सारे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल हम दे देते थक जाएंगे, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं मैटर के। ठीक, चलिए, फिर हमने बच्चों बात की थी कि ये जो मैटर है ये बनता किस चीज से बनता है। तो मैटर बनते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के। ठीक है, तो मैटर किससे मिलकर के बनता है? एक लाइन यहाँ पर ये आ जाएगी कि मैटर किससे बनता है? टाइनी पार्टिकल से मिलकर के। टाइनी यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल। ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं इनको आगे चलकर हम क्या कहते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमें वो नहीं पढ़ना है एटम एंड मॉलिक्यूल। फिलहाल हमें सिर्फ यही समझना है कि ये जो मैटर है ये बनता किस चीज से है। ये स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनता है। जैसे अगर हम बात करें किसी बिल्डिंग की, ठीक है, जैसे हम कहें कोई बिल्डिंग है, जैसे आपकी स्कूल की ही बिल्डिंग है या आपका घर है। घर भी तो क्या है, एक तरह से बिल्डिंग ही तो है। ठीक है, तो कोई भी बिल्डिंग है, उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, यानी कि वो बिल्डिंग बनेगी किससे, उसका बेसिक ब्लॉक क्या है? वो क्या है? वो जो ईंट होता है, वो जो ब्लॉक जिसे हम कहते हैं, ब्रिक जिसे हम कहते हैं, BRIC, ब्रिक। ठीक है, ब्रिक यानी कि ईंट। ठीक है, वही अगर हम बात करें जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी,
उसकी बेसिक यूनिट की बात करें या हम कहें कि बेसिक यूनिट क्या है जिससे मिल करके पूरी बॉडी बनी हुई है, तो वो है सेल। बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। ठीक है, वैसे ही कोई भी मैटर है वो किससे मिलकर के बना है? वो बना है पार्टिकल से मिलकर के, और इन पार्टिकल्स को कहा जाता है, इन पार्टिकल्स को कहा जाता है मैटर, सॉरी इन पार्टिकल्स को कहा जाता है एटम। ठीक है, चलो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक। चलिए जो एडिशनल है इसको हम इरेज कर लेंगे, थोड़ा समझाने के लिए था। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हुए थे, वो क्वेश्चन आपने देख लिए थे। धीरे धीरे जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे वो क्वेश्चन भी जो है हमारे सॉल्व होते जाएंगे। चलिए तो यहाँ पर हमने बात की थी, हमने एक चौक का टुकड़ा लिया, उसको तोड़ते रहा, तोड़ते गए हम जब तक इतना छोटा वो ना हो जाए जिसको हम आगे और डिवाइड ना कर सके। फिर हमने क्या किया, उसका एक पाउडर बना दिया, उसको ग्राइंड कर लिया। फिर उनमें हमने देखा, जब हमने उसको ऑब्जर्व किया तो हमने क्या देखा, छोटे छोटे पार्टिकल्स वहां पर थे। इन पार्टिकल से मिलकर के ही चौक बनी हुई है। ठीक है, इन पार्टिकल से मिलकर के ही चौक बनी हुई है, इतना हमने देखा। चलिए रिकॉल क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 चेंजेस अराउंड अस। तो जहां पर हमने चेंजेस अराउंड अस चैप्टर पढ़ा, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में बात किया। इज ग्राइंडिंग चॉक अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज? अगर आपसे पूछा जाए कि चॉक को ग्राइंड करना क्या एक फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, तो आप क्या कहेंगे या कैसे इसे समझाएंगे, ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं। तो आपने पहले तो पढ़ा हुआ है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज क्लास 7th में। ठीक, अब आप क्लास 8th में हैं। क्लास 7th में बहुत डिटेल में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में हमने बात की थी, आपने अपने लास्ट ईयर में पढ़ा था। लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा रिकॉल कर लेना है कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, एक बहुत आसान सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो ऐसे चेंजेस जहां पर कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा हो उसे कहा जाता है फिजिकल चेंज। जैसे हम आम खाते हैं तो आम को काटना, है ना, आम को हम काट रहे हैं तो आम के दो टुकड़े हो रहे हैं। यहाँ पर परिवर्तन तो देखने को मिल रहा है कि आम पहले पूरा आम था, फिर हमने उसको बीच से काट दिया, उसके दो टुकड़े हो गया। यहाँ पर चेंज तो देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा। ऐसे थोड़ी ना है कि हमने आम को काटा और आम सेब बन गया या कुछ और बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कैसा चेंज है? ये एक फिजिकल चेंज है। वहीं अगर हम कहें पहले आम कच्चा था, हमने उसमें जो है हमने उसको जो है अच्छे से रखा, ठीक है, उसको पकाने के लिए रख दिया, फिर कुछ समय बाद वो पक गया। अब ये कैसा चेंज है? पहले कच्चा आम था, फिर अब वो पक चुका है। तो दोनों में क्या है? नया पदार्थ है। कच्चा आम अलग होता है, पक्का आम अलग होता है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये कैसा चेंज है? ये है एक केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पर कोई नया पदार्थ बन रहा है। तो सिंपल सा डिफरेंस है, फिजिकल चेंज जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। आमतौर पर ये कैसे होते हैं, इन्हें उल्टाया जा सकता है, यानी कि रिवर्सिबल ये होते हैं आमतौर पर, ज्यादातर। ठीक है, सारे ही नहीं, ज्यादातर। लेकिन जब हम केमिकल चेंज के बारे में बात करते हैं तो ऐसे चेंजेस जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है और ये उल्टाए नहीं जा सकते, यानी कि ये कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, दूध से दही बनाना। अब दूध एक अलग सब्सटेंस है और दही बिल्कुल ही अलग सब्सटेंस है। तो दूध से जो है एक नया पदार्थ बन गया है, तो इस चेंज को क्या कहा जाएगा? केमिकल चेंज कहा जाएगा। जैसे हम कहें कि लकड़ी का जलना, ठीक है, दो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, लकड़ी का कटना और लकड़ी का जलना। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। मान लो ये आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, अब इसको काट दिया हमने, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, तो ये इस तरीके से एक टुकड़ा, दो टुकड़ा और तीन टुकड़े, इस तरीके से तीन टुकड़े इसके अलग हो चुके हैं, इस तरीके से काटने से। तो क्या यहाँ पर इस लकड़ी से कोई नया पदार्थ बना? नहीं बना। लकड़ी जो थी बस उसको काटा ही तो है ना। यानी कि केवल और केवल परिवर्तन किस में आया है? इसके आकार में, शेप में, साइज में, इसी चीज में तो परिवर्तन आया है। इसके अलावा तो कोई परिवर्तन नहीं आया। या हम कहें क्रम्पलिंग ऑफ पेपर, यानी कि पेपर को हम क्या कर दे, एकदम मोड़ दे। ये मान लो हमने ये पेपर की एक शीट ली है, ठीक है, क्या है ये? पेपर। जैसे आपके पास भी होते हैं ना कागज के टुकड़े, और इसको आपने क्या कर लिया, ऐसा बिल्कुल मरोड़ दिया है ना, इस तरीके से बॉल बना दी है इसकी।
पेपर से आपने पेपर की बॉल बना दी ऐसे, उसको बिल्कुल क्या करके, ऐसे क्रम्प करके, ठीक है। तो क्या यहाँ पर कोई नया पदार्थ बना? नहीं, ये पेपर था, पेपर को ऐसे मोड़ करके बॉल ही तो बनाई है। तो ये क्या हुआ, चेंज तो हुआ यहाँ पर, लेकिन कैसा चेंज है, कोई नया पदार्थ यहाँ पर बन नहीं रहा। वैसे यहाँ पर भी चेंज तो हुआ, लकड़ी को हमने काटा, लेकिन कैसा चेंज है, यहाँ पर कोई नया पदार्थ बना नहीं बना, ठीक है। क्या इस पेपर को वापस से ऐसे बनाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, इसको हम जब खोल देंगे तो खोलने पर वापस से अपने ओरिजिनल उसमें आ जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सिलवटें पड़ी हुई होंगी बस, सिलवटें पड़ी हुई होंगी बस। तो यानी कि इसे वापस उल्टाया जा सकता है, ये कैसा है, रिवर्सिबल है, ठीक है। लेकिन क्या इन टुकड़ों को वापस जोड़ करके वापस से पहले जैसी लकड़ी हम बना सकते हैं? ऐसी तो नहीं बना सकते। हाँ, थोड़ा कील वगैरह मार करके हम थोड़ा कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वापस से पहले जैसी तो नहीं बना सकते, ठीक है। ये कैसा है, इरिवर्सिबल। तो ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है, लेकिन दोनों ही क्या है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि दोनों में ही कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, ठीक है। क्लियर। अब हम कहें पेपर को और इस लकड़ी को हमने जला दिया, है ना। हमने क्या किया, यहाँ पर जलाई माचिस, और माचिस से इस पेपर को और इन लकड़ी के सारे टुकड़ों को हमने जला लिया। जलने पर क्या बनी, इन लकड़ी के टुकड़े से और पेपर से, दोनों से क्या बनी, राख बनी। राख जिसको हम कहते हैं ऐश, ठीक है। क्या बनी, राख बनी या ऐश बनी, जो भी आप कहें। तो राख इससे बन गई। अब राख क्या नया पदार्थ है? हाँ बिल्कुल नया पदार्थ है ना। ये जो लकड़ी है वो अलग है, राख अलग है ना। ये कागज अलग है, राख अलग है, ठीक है। तो वो क्या है, एक नया पदार्थ बन रहा है जलाने पर। तो हम कहेंगे कि क्रम्पलिंग ऑफ पेपर और कटिंग ऑफ वुड, ये दोनों चीजें क्या है, ये दोनों तो फिजिकल चेंज है, लेकिन बर्निंग ऑफ पेपर और बर्निंग ऑफ वुड दोनों क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि दोनों में ही कोई नया पदार्थ यहाँ पर बन रहा है। क्लियर है। चलिए, तो अब यहाँ से सवाल जो पूछा गया था उस पर चलते हैं वापस से। जो हमने यहाँ पर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज समझ लिया है। अच्छा, हमने दो चीजें देखी कि जो फिजिकल चेंज है रिवर्सिबल भी है और इरिवर्सिबल भी है, लेकिन अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो ये हमेशा इरिवर्सिबल ही होंगे, कभी रिवर्सिबल नहीं होंगे, हमेशा लगभग रिवर्सिबल ही तो होंगे। देखो, जैसे जलने से हमने राख बनाई, राख से वापस क्या हम लकड़ी बना सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, इन्हें उल्टाया नहीं जा सकता। तो चलिए, क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, इज ग्राइंडिंग अ चॉक अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज। कि चॉक को जब हम ग्राइंड करते हैं तो ये एक फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? तो आपको क्या देख लेना है, अगर इससे कोई नया पदार्थ बन रहा है तो ये केमिकल चेंज है, लेकिन अगर कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा तो ये एक फिजिकल चेंज है। तो जब हमने चॉक को ग्राइंड किया तो चॉक जो पहले थी ग्राइंड होने के बाद भी तो वही है, कोई नया पदार्थ थोड़ी ना यहाँ पर बना। तो ये कैसा चेंज है, ये एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। You learned that the chalk does not change into a new substance on grinding। तो आपने क्या देखा कि चौक किसी नए पदार्थ में नहीं बदली, यानी कि उसने कोई नया पदार्थ नहीं बनाया ग्राइंड होने के बाद। It is a physical change in which only the size of each speck of a chalk has reduced further। तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है, केवल साइज में, शेप में चेंजेस आ रहे हैं, बाकी किसी चीज में चेंज नहीं आ रहा, बाकी कोई नया पदार्थ यहाँ पर नहीं बन रहा, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आ गया है, इतना आप देख लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। These specks of chalk powder can be broken further into smaller particles by further grinding। तो इनको further grinding से smaller particles में तोड़ा जा सकता है, जो हमने किया। Let us imagine that this process of grinding continues। Eventually we would reach a state where the chalk particles cannot be broken down any further। तो अब हम क्या करेंगे, अब आपको इमेजिन करना है, अगर हम इसे ग्राइंड करते रहेंगे कंटिन्यू, तो एक ऐसी स्टेज में हम पहुंच जाएंगे कि इसके बाद इन पार्टिकल को और ज्यादा ग्राइंड नहीं किया जा सकता या और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। जितना तोड़ दिया उतना, उससे ज्यादा अब आगे ये अपनी लिमिट, उतनी उसकी लिमिट है, ठीक है। तो क्या होगा, द टाइनी यूनिट्स ऑब्टेन एट दिस स्टेज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक दैट द चॉक वाज मेड अप ऑफ।
तो इस टाइम पर जो पार्टिकल्स हमें मिल रहे हैं वही क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है उस चौक की। वही छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल करके क्या बना है, वो पूरा चौक बना हुआ है। ठीक है, जितना हमने चौक लिया, चौक को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा, फिर उसे ग्राइंड किया सबसे छोटे टुकड़े को, फिर हमने क्या किया, उसे ग्राइंड किया, फिर हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले, फिर हम उसे कंटिन्यू ग्राइंड करते रहे, तो एक स्टेज ऐसी आ गई। अब इसके बाद ग्राइंड करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि चौक के पार्टिकल जितने टूटने थे उतने टूट चुके हैं, उससे ज्यादा आप नहीं टूटेंगे। ठीक है, तो उस टाइम पर वो जो पार्टिकल्स हैं वही क्या है, उस चौक की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि उसी पार्टिकल से मिलकर के पूरी चौक बनी हुई है। ठीक है, दिस मीन्स दैट one whole piece of chalk was made up of large number of smaller unit। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती है, इसका मतलब ये है कि वो जो पूरी चौक थी, इस तरीके से थी ना चौक हमारे पास, ये जो पूरी चौक थी ये किससे बनी है, इस तरीके से। वो जो छोटा सा पार्टिकल था, वो छोटे छोटे पार्टिकल, सारे पार्टिकल मिल करके क्या बनी हुई है, वो चौक बनी हुई है। इसीलिए इन पार्टिकल्स को क्या कहा जा रहा है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है इस चौक की। तो देखा जाए तो चौक क्या है, एक मैटर है, और वो बना है इन पार्टिकल से मिलकर। क्लियर, चलिए, दीज यूनिट्स आर कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ चौक। तो इन यूनिट को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहा जाता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज द बेसिक यूनिट दैट मेक अप अ लार्जर पीस ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल। तो ये जो कंस्टिट्यूएंट, ये जो चौक ये है, इन्हें क्या कहा जा रहा है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहा जा रहा है। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, किसी सब्सटेंस की बेसिक यूनिट जो मिल करके पूरे मैटर को तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए, जस्ट लाइक चौक द ग्रेन्स ऑफ सैंड एंड क्ले आर नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट। तो वैसे ही जैसे चौक हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं थी, ग्रेन सॉरी, जैसे चौक है तो ग्रेन्स और सैंड भी क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है, उनको भी इसी तरीके से छोटे छोटे पीसेस में जब हम ब्रोक डाउन करेंगे, जो स्मॉलर पीस होगा जिससे मिल करके वो सैंड बनी है या क्ले बनी है, जो भी बनी है, वो क्या होगी, उसकी बेसिक यूनिट होगी। ठीक है, ऑफ बिगर रॉक्स, दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये सब भी लार्ज नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिल करके बने हुए हैं। चलिए, तो फर्दर एक्सप्लोर करने से पहले इतना आप देख लीजिए, बाकी आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं ये नोट कर लेना है, बेसिक यूनिट क्या होती है ये नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस एक्सप्लोर फर्दर। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमें क्या क्या समझ में आया, अभी तक हमें ये समझ में आया है कि कोई भी मैटर है, जैसे हमने चौक की बात की है ना, स्पेशली हमने चौक का एग्जांपल लिया है, तो चौक भी क्या है, एक मैटर ही है, स्पेस यानी कि जगह घेरता है और इसका कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है, तो ये किससे मिलकर के बना है, इन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है, जिन्हें हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल रहे हैं। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी भी मैटर की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ठीक है, बेसिक यूनिट हम कह सकते हैं कि किसी भी मैटर की ये बेसिक यूनिट होते हैं। तो अभी तक हमने केवल यही पढ़ा है कि कोई भी मैटर जो है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, उन पार्टिकल्स को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, फिल अ ग्लास टम्बलर विद ड्रिंकिंग वाटर। अब आपको क्या करना है, एक ग्लास टम्बलर को ड्रिंकिंग वाटर से फिल कर लेना है। पुट 2 टीस्पून ऑफ शुगर इनटू इट, और आपको क्या करना है, उसमें 2 चम्मच चीनी डाल देना है। डू नॉट स्टिर द वाटर, टेस्ट अ स्मॉल स्पूनफुल ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर। अब आपको क्या करना है कि पानी लिया आपने, जैसे सिंपल आपने एक ग्लास लिया, ग्लास में आपने क्या डाला, पानी डाला, और इसमें 2 चम्मच आपने क्या डाल दी, चीनी डाल दी। और छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या है, शुगर के पार्टिकल्स है, लेकिन ये घुलेंगे नहीं क्योंकि आपने स्टिर नहीं करना है। ठीक है, आपको इसे घोलना नहीं है, आपको इसको एज इट इज रहने देना है। अब आपको क्या करना है, ऊपर से चम्मच से क्या करना है, ऊपर की जो लेयर है, ऊपर का जो पानी, उसको टेस्ट कर लेना है। क्या ये पानी आपको मीठा लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। पानी कैसा लगेगा आपको, फीका लगेगा, है ना, क्योंकि चीनी तो घुली हुई नहीं है पानी में, तो पानी का जो टेस्ट है वो तो नॉर्मल आएगा। तो चलिए, डज द वाटर टेस्ट स्वीट, नो। नाउ स्टिर द वाटर अंटिल द शुगर डिजॉल्व कंप्लीटली, अगेन टेस्ट अ स्पूनफुल ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर। अब आपको क्या करना है, पहले आपने टेस्ट कर लिया, तो क्या आपको उसमें स्वीट लगा, वो है ना, मीठा लगा पानी, नहीं लगेगा मीठा, है ना, क्योंकि चीनी को तो आपने घोला ही नहीं।
तो अब आपको क्या करना है, चीनी को किसी चम्मच या स्टीरर की मदद से घोल लेना है। पूरा आप घोल लेंगे, उसके बाद आप फिर से टॉप लेयर से क्या करेंगे, एक चम्मच से पानी को लेकर के टेस्ट कर लेंगे। तो अब आप क्या देखोगे, क्या पानी अब स्वीट है? हाँ, अब आपको लगेगा कि पानी जो है वो स्वीट है, मीठा है। तो इससे क्या पता चलता है, व्हाट डिफरेंस इन टेस्ट डू यू नोटिस, डज इट टेस्ट स्वीट? तो देखो, since the top layer of water tastes sweet after dissolving sugar, it must be present in the solution. Do you observe any sugar particle in the solution? तो देखो, जैसे आपने टॉप लेयर को टेस्ट किया तो आपने क्या देखा कि ये कैसा है, स्वीट है। कब है स्वीट? जब शुगर उसमें डिजोल्व हो गई है। जब डिजोल्व नहीं हुई तब तो उसका फीका टेस्ट था। ठीक है, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि शुगर जो है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट तो है ही। डू यू ऑब्जर्व एनी शुगर पार्टिकल इन द सॉल्यूशन? तो क्या अब आपको कोई शुगर पार्टिकल दिख रहा है सॉल्यूशन में? देखो, शुगर पार्टिकल तो वाटर में पूरी तरीके से क्या हो चुका है, घुल चुका है, तो अब वो दिखेगा तो है नहीं, अब तो वो नहीं दिखेगा। शुगर पार्टिकल कैन नॉट लॉन्गर बी ऑब्जर्व्ड बट देयर प्रेजेंस कैन बी सीन बाय टेस्ट। अब वो हम शुगर पार्टिकल को देख तो नहीं सकते क्योंकि वो तो घुल चुका है, लेकिन टेस्ट करके उसकी जो प्रेजेंस है, उसकी जो उपस्थिति है, उसको हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ मीठा हो रहा है, तो हाँ ठीक है। अगर हमने एक ग्लास पानी, हमारे पास कोई, हमें किसी ने पानी का ग्लास दिया, हमने उसे टेस्ट किया और देखने पर तो कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन टेस्ट करने पे नमकीन वो पानी हो रहा था, तो हमें पता चल गया कि इस पानी में नमक मिला हुआ है। भले ही हम उसके प्रेजेंस को ना देख पा रहे हो, नमक को ना देख पा रहे हो, लेकिन टेस्ट करके हमें पता तो चल गया कि नमक इसमें प्रेजेंट है। तो सेम वही शुगर के केस में वही बात हो रही है। तो व्हेन शुगर डिसॉल्व इन वाटर, it breaks up into its constituent particle which cannot be broken down further. तो जैसे ही शुगर को हम पानी में डालते हैं तो ये भी अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उसमें अपने आप ही ब्रेक डाउन हो जाती है। उन पार्टिकल को हम देख नहीं पाते और फर्दर ब्रोक भी नहीं कर सकते। तो ईच टाइनी ग्रेन ऑफ शुगर इज मेड अप ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो वो एक छोटा सा चीनी का टुकड़ा, चीनी का टुकड़ा होता है ना छोटा सा, इस तरीके से, छोटा सा, बड़ा वाला क्यूब नहीं, छोटी सी चीनी के टुकड़े की बात करें, इसी तरीके से दिखता है। तो छोटा सा चीनी का टुकड़ा जो है उसमें भी मिलियंस ऑफ मिलियन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। जब वो पानी में जाता है तो वो डिसॉल्व हो जाते हैं, वो पार्टिकल ब्रोक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें पानी जो है वो मीठा लगता है। क्लियर है? चलिए एक बार आप देख लीजिए इसे। चलिए, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।